नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजनीति में शतरंज की तरह चाल चलनी होती है। यह ध्यान भी रखना होता है कि राजनीतिक विरोधी की चाल को कैसे पहले काउंटर और आखिरकार न्यूट्रलाइज करें और उसके आगे की हर संभावित राजनीतिक स्थिति से मुकाबले के लिए पहले से ही प्लान तैयार करना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब करने के लिए बहुत मौका नहीं होता, तत्काल प्रभाव से मौके पर ही फैसला लेना होता है। और ये सब राहुल गांधी को अब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि अब वो विपक्ष के नेता बन गए हैं तो रणनीति बनाना भी आनी चाहिए। पर जब से संसद के सत्र की शुरुआत हुई है तब से लगातार राहुल गांधी की बेइज्जती हो रही है। स्पीकर को लेकर राहुल गांधी की रणनीति फेल हुई। आपातकाल के मुद्दे पर राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी घिर गई है। और बड़ी बात यह है कि विपक्षी दल भी कांग्रेस से किनारा करता हुआ नजर आ रहा है। कह सकते हैं पूरे संसद में विपक्ष तितर बितर हो चुका है। और तो और अब तो खबर यह भी आ रही है कि डिप्टी स्पीकर भी एनडीए का ही होगा। तो कैसे संसद के अंदर पूरा विपक्ष बेदम है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपातकाल को लेकर कैसे पूरी कांग्रेस पार्टी घिर चुकी है और संसद के अंदर विपक्ष कैसे अलग अलग हो गया है? देखिए, आज राहुल गांधी स्पीकर के पास जाकर के अपनी शिकायत को लेकर के गए कि ये विपक्ष की तरफ से ऑब्जेक्शन है कि इमरजेंसी। अच्छा, इतिहास मिटा दोगे तुम? इस चीज पे मैं आऊंगा, लेकिन आज जिस तरह से अनसिविलाइज्ड, असभ्य तरीके से विपक्ष ने सदन के अंदर बर्ताव किया, ये राष्ट्रपति के इंस्टीट्यूशन का सीधा सीधे आपने उसकी बेइज्जती की है। राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर हुटिंग करने का, शोर मचाने का, बवाल काटने का कोई माने मतलब नहीं है। आपको किसी भी संस्था के प्रति जरा सा भी कोई सद्भावना नहीं है, कोई उनके प्रति ऑनर नहीं है। ये देश बचाएंगे, ये संविधान बचाएंगे, और वाहियात किस्म की बातें। संगोल हटा दो, संगोल को हटा देना चाहिए। भाई क्यों? तो आप ये समझिए, ये उन लोगों के ऊपर तमाचा है जो हिंदू हिंदू करते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं। इनका बस चलेगा संगोल हटा करके वहां पे चांद तारा चिपका देंगे। देखिए, वो गया ना, जय फिलिस्तीन कर रहे थे जी। तो देश में कानून जो है वो लिंज पुंज तरीके से है। ही मस्ट बी किक्ड आउट फ्रॉम द पार्लियामेंट। कानून यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति ये नजर आए कि उसका एलिजेंस किसी दूसरे देश के साथ है, तो ये सफिशिएंट कारण है उसके डिस्क्वालिफिकेशन का। किसी वकील को सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उठा के बाहर फेंको इन सबको। आए संगोल के ऊपर सवाल खड़े करने के लिए। इनको जरा सा भी कहीं भी हिंदुत्व का कोई प्रतीक चिन्ह नजर आता है, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये तो आज के हाइलाइट्स रहे। अब राहुल बाबा चले गए वहां। हालांकि पहले दिन ही डांट लग गई जब स्पीकर साहब इस बार दूसरे मूड में हैं। वो कह रहे हैं कि जब स्पीकर खड़ा हो जाए तो सब लोग बैठ जाना। और मैं एक बात कहता हूं कि आप जो शपथ है, जो लिखा हुआ, उसके अलावा कोई भी शब्द, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जय संविधान तो जय हिंदू राष्ट्र, जय ये जय वो, कोई भी व्यक्ति वो जो रिटन फॉर्मेट है उसके बाहर जाए, उसको वहीं पे डांटना चाहिए और उसको फिर से शपथ दिलवाना चाहिए। यह गलत परंपरा, इसकी शुरुआत कतई नहीं होनी चाहिए।
तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये दरअसल साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है। और इस साइकोलॉजिकल वॉर में सरकार जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इतनी हिमाकत कैसे किसी की हो सकती है भाई? ये राहुल गांधी क्यों जाकर के कहेंगे कि भाई मर्जी, भाई राष्ट्रपति क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी से पूछ के बात करेंगे। और अगर आपको क्रिटिसिज्म करना है, यू विल बी गिवन द चांस। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी आप भाषण के ऊपर आप अपना प्रिपेयर करके आइए। ये कहां से, ये क्या चल रहा है? ये कांग्रेस पार्टी है कि जो मन आएगा वो डिक्टेट दे देंगे कि भाई ये ऐसे होना चाहिए तो वो वैसे ही होगा। देश की वो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण में क्या होगा, ये नेता प्रतिपक्ष के लुकआउट की चीज ही नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है कि उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आपको कोई चीज पसंद नहीं है, यू विल बी गिवन द चांस। कि जब धन्यवाद प्रस्तावना दी जाती तो विपक्ष अपने हिसाब से तब आपको जो कहना है आप कहें। तो ये तो बहुत ही किस्म से कह सकते कि बदतमीजी है, ये असभ्य तरीके से विपक्ष ने आज बर्ताव किया। बिल्कुल आपने सही कहा कि ओम बिरला पहले की तरह नहीं नजर आ रहे हैं और जो मर्यादा तोड़े उस पर कार्रवाई भी बहुत जरूरी है। लेकिन आपातकाल को लेकर जैसे पहले स्पीकर ने घेरा कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद आज राष्ट्रपति ने हमला बोला, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ये विपक्ष के बाकी दल क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? क्योंकि विपक्ष के इन दलों को लग चुका है कि ये कांग्रेस के एजेंडे में फंसोगे तो इस बार संसद से कई लोग बाहर नजर आओगे। आज ही ओम बिरला ने दिखा दिया, शशि थरूर भी शपथ लेने के लिए गए थे और जिस तरीके से शशि थरूर ने भी, जो वरिष्ठ सांसद हैं उनको सारी जानकारी होनी चाहिए, वो भी जय संविधान बोल रहे थे और उन्होंने डांट कर बोला कि संविधान की ही शपथ ले रहे हैं आप, फिर जय संविधान बोलने की क्या जरूरत है। दीपेंद्र हुड्डा को भी डांटा कि आप ऐसे तंज मुद्रा में मुस्कुराओ नहीं, ये जिस मोड में है, कहा जा सकता है फुल फॉर्म में है ओम बिरला, इस बार इन लोगों ने जैसे ही कुछ गलत किया इनका सस्पेंशन उनके पास रखा हुआ मिलेगा। पिछली बार भी कई सांसद विपक्ष के जो थे उनको सस्पेंड किया गया था लंबे समय के लिए और ये चिल्ला चिल्ला कर बाहर में कह रहे थे कि ये बहुत अलोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन इस बार फिर से ऐसा होगा। जहां तक विपक्ष के दूसरी पार्टियों की बात है, राहुल गांधी के एजेंडे पर चलने के लिए कौन तैयार होगा? अगर दूसरी पार्टियों को, जो भी इनके सहयोग से हैं, उन पार्टियों को देखें तो एक डीएमके के अलावा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की राजनीति में डीएमके की कोई भूमिका है नहीं और यहां पर वो दिल्ली में आते हैं तो उन लोगों को ये लगता भी है कि जो डिबेट चल रहा है संसद के अंदर वो तमिलनाडु तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कोई जानता भी नहीं है। तो इसलिए ये लोग साइलेंटली राहुल गांधी का साथ दे सकते हैं। दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी है, वो दोधारी तलवार की तरह काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव साथ भी दिखते हैं और फिर पीछे से एक नई रणनीति पर काम करना भी शुरू कर देते हैं। इसलिए अखिलेश यादव दो तरह से राहुल गांधी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी को आगे बढ़ाओ और फिर जैसे ही राहुल गांधी की बेइज्जती शुरू हो जाएगी हम थोड़ा उभरना शुरू कर देंगे। विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है अखिलेश यादव की, इसलिए वो पोस्टर बैनर लगाने लगे हैं दिल्ली के अंदर और हर जगह पर युवा नेता जननायक, ये अखिलेश यादव के पोस्टर में लिखा हुआ है। राहुल गांधी को तो देखना चाहिए कि आज तक जननायक का पोस्टर राहुल गांधी के लिए नहीं लगा, लेकिन अखिलेश यादव लगा रहे हैं। तो सब अपने अपने इंटरेस्ट के साथ हैं और सबको लग रहा है कि आगे क्या होगा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बाद क्या होगा, आगे कमेटियों में जगह चाहिए। तो इसमें कोई बाध्यकारी नहीं है कि सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है उसके कितने लोगों को किन कमेटियों में जगह दी जानी चाहिए। अब सब अपने अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें और उसी के साथ हम आगे सरकार के साथ मिलजुल कर, जहां विरोध की बात होगी विरोध करेंगे, जहां सपोर्ट की बात होगी हम राहुल गांधी के साथ विरोध करने के लिए नहीं खड़े होंगे। जहां तक इमरजेंसी का सवाल था, इसलिए इन लोगों ने अलग अलग रास्ता अपनाया और मजबूरी में, चूंकि इन लोगों को लग रहा था कि पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते,
तो ये अलग अलग रास्ते अपना रहे थे और अब राहुल गांधी को समझ में आ रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर सांसदों को एक साथ रखना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना कितना महत्वपूर्ण होता है और कितना कठिन काम है, चुनौती है। बिल्कुल सर आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में वही घिसा पिटा रोल चल रहा है और क्या चलेगा। देखिए, दिक्कत क्या है, महाराष्ट्र में होना है चुनाव और दोनों ही गठबंधन में मारधार शुरू है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि हम तो मेजॉरिटी सीट्स के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और 100 सीटों के ऊपर शिंदे साहब के लोग भी पीछे से आकर के कह रहे हैं अजीत पवार भी चुनाव लड़ेंगे। तो दो तीन चीजें जो समझने वाली बात है। एक, जो पहली चीज ये है कि दोनों ही गठबंधन में अंदर विस्फोटक स्थिति बन के तैयार है। उधर जो एमवीए है, महाविकास अघाड़ी, उसमें कांग्रेस पार्टी ने तलवार निकाल लिया कि भाई इस बार तो हम 150 के आसपास चुनाव लड़ेंगे। 150 ये पटोले घूम घूम के बोल रहे हैं और नहीं तो कार्यकर्ताओं को उन्होंने कह दिया कि सारी सीटों पर लड़ने की तैयारी शुरू कर दो। ये पब्लिक बयान आ रहा है। शिवसेना वाले कह रहे हैं कि भाई हम भी कम से कम 100 पे लड़ेंगे। शिंदे उधर ने 100 मांगा तो ये भी बोल रहे हैं 100। भाई सीटें तो 288 है। अब मसला कहां फंसेगा कि ये जो निगोशिएशन जो चल रहे हैं सत्ता पक्ष के कोalition में और विपक्ष के कोalition में, इससे कई सारी समस्याएं खड़ी होगी। इसका इंपैक्ट ये इधर कमिटीज जो बनेगी उसके ऊपर भी होगा, क्योंकि एक बात तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि वो किसी के दबाव में आकर के फैसला ले रहे हैं। ये मैसेज कभी किसी को नहीं जाना चाहिए। इनके ऊपर ये कि प्रधानमंत्री के हाथ पर कट गए, कमजोर सरकार है, अपने से फैसला नहीं, तो ये बेसिक पिलर है। अभी भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव को पकड़ के रखी हुई है कि हम किसी भी तरीके से जो 303 वाले थे वो 240 में भी हम वैसे ही पोजीशन पे हैं। हम मजबूत सरकार है, स्थिर सरकार है। राष्ट्रपति के भाषण में भी मुख्य बिंदु क्या था कि भारत में स्थिर सरकार है, मजबूत सरकार है। तो वो तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं। तो कॉम्प्रोमाइज क्या होगा? तो कॉम्प्रोमाइज होगा स्टेट्स में। देखिए, आज बिहार के जेडीयू के नेताओं से प्रधानमंत्री मिले, क्या बात हुई? वहां से सीधा सीधा संदेश गया कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है जो बिहार में ऑपरेट कर रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी कभी अकेले लड़ती तो ज्यादा बेहतर रहती, लेकिन अभी क्या है, अभी आप केंद्र की राजनीति में आप ऐसे गियर में फंस गए हो कि बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि अगला चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। तो ये सारी चीजें गठबंधन के अंदर नायडू साहब के साथ उतना प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और बी ग्रेड की पार्टी है, वहां लीड रोल में नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र और बिहार ये हर जगह कॉम्प्रोमाइज स्टेट स्तर पे होगा, क्योंकि इधर तो कुछ नहीं होना है तो उधर अलग अलग विषय अभी उठते रहेंगे। बिल्कुल। और सर, महाराष्ट्र में तो दरार अभी हाल ही में देखने को मिला था जब स्पीकर के चुनाव को लेकर शरद पवार का स्टैंड कुछ अलग था, लेकिन अब बारी है डिप्टी स्पीकर की और खबर ये सामने आ रही है कि ये भी एनडीए अपने पास रखेगी। देखिए, एनडीए नहीं, लगता तो यही है, जैसे खबरें आ रही है कि एनडीए के पास रहेगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। और अभी डिप्टी स्पीकर के चुनाव में हड़बड़ी नहीं है, इतनी जल्दीबाजी में चुनाव नहीं होना है। इसलिए पीएम मोदी ने भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है, अभी स्थितियों को बदलने में समय ज्यादा नहीं लगेगा। अभी देखिए महाराष्ट्र में राजनीति कैसे करवट ले रही है। और एक खबर आई कि लिफ्ट के अंदर फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई, लिफ्ट के अंदर मुलाकात हुई और पूरे महाराष्ट्र में खलबली मच गई है कि कहीं ऐसा ना हो उद्धव ठाकरे घर वापसी कर ले और शिंदे के साथ भी पैचअप हो जाए। अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये संभावनाएं कई तरीके से बन रही है। जो एमवीए है उसमें जो शरद पवार की पार्टी जैसे एग्रेसिव हो रही है, कांग्रेस एग्रेसिव हो रही है, मुख्यमंत्री पर विवाद चल रहा है, उसमें उद्धव ठाकरे अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं।
तो हर जगह पर पॉलिटिकल पार्टियां जो है अभी असमंजस में है कि हमें क्यों नहीं एनडीए का साथ भी देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि आगे अगर डिप्टी स्पीकर की भी बात आएगी तो हमारे गठबंधन सहयोगियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि डिमांड करने की स्थिति में है। और जो बार बार बात कही जाती है उन सहयोगियों में से एक जदयू और दूसरा नायडू की पार्टी। अब ये दोनों पार्टियों में जदयू नीतीश कुमार पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं कि हम सीएम बने रहेंगे, आगे भी नेतृत्व करेंगे, आगे चुनाव उनके नेतृत्व में होगा। तो अभी वो किसी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहते क्योंकि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में भी अभी भी जदयू का है। तो ऐसी स्थिति में टीडीपी अगर नाराज भी हो तो उसके लिए तैयार रहना है। और डिप्टी स्पीकर अगर चुनाव कराना पड़े तो भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, किसी दूसरी पार्टी का नहीं होना चाहिए। किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा न करो क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में हर चाल एक दूसरे चाल को काटने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं, मगर डिप्टी स्पीकर का पद अभी भी खाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार डिप्टी स्पीकर की कुर्सी किसी विपक्षी नेता को नहीं बल्कि एनडीए अपने पास ही रख सकती है। तो विपक्ष की सारी रणनीति यहाँ फेल होती नजर आ रही है और विपक्ष संसद में भी पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। खबर है कि केंद्र सरकार संसद में कल नीट समेत तमाम मुद्दों पर संसद में जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है, पर विपक्ष की तैयारी क्या है ये देखना दिलचस्प होगा। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।